तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 3 ग्रेविटेशन चैप्टर का जितना भी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसे मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग जो है इन सब चीज़ों को याद कर लीजिए। तो इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए आप लोगों को इतना चीज़ याद होना एकदम जरूरी है। तो सबसे पहले जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद कर लीजिए, जो कि होता है G/m बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ पर G जो होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और इसका ये जो है एक कांस्टेंट है, यानी इसका वैल्यू जो होगा वो फिक्स्ड होगा। तो इसका जो वैल्यू है वो ये होता है, जो कि होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका ऐसा यूनिट है। फिर उसके बाद अगला फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल जी का। तो इसका फॉर्मूला होता है G/m/r²। तो यहाँ पर भी G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया और ये जो m है ये जिसके द्वारा इस पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा होता है वो होता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग अर्थ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो m हो जाएगा कैपिटल M, ये अर्थ का मास हो जाएगा। और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ये जो r² है इसका मतलब होता है रेडियस, यानी कि जिस भी प्लेनेट पर हम लोग है उसका हम लोग रेडियस यहाँ पे लिखते हैं। तो इस तरह से फिर अगला फॉर्मूला आता है W/m/g। तो W यानी कि वेट, तो जो वेट होता है उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये होता है इस वेट का फॉर्मूला। और उसके बाद फिर एक याद करना है कि जो G होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो पृथ्वी पर जो होता है क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये जो है ये हर प्लेनेट पर अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अर्थ का जो है हम लोगों को ज़्यादा काम आएगा क्वेश्चन बनाने में, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और कभी कभी क्वेश्चन में जो है इसको राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी देता है। तो जैसा क्वेश्चन में रहेगा उसके हिसाब से हम लोग उस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। यानी कि इसमें बोल रहा है कि कोई दो इस तरह से ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा। और इसमें बोल रहा है कि अगर ये जो है d डिस्टेंस पर रखा हुआ है तब एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, और अगर इस डिस्टेंस को हम लोग आधा कर दे यानी कि इसको और इस तरह से पास ले आए तब अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो उसमें कितना चेंज आया होगा। तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले शुरू में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। तो यानी कि F बराबर क्या होता है G/m बाय डी स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो D है यहाँ पर ये इसका डिस्टेंस लिए। अब जो है तो इसको क्या किया है कि इस डिस्टेंस को हाफ कर दिया है, यानी कि D/2 अब ले लेंगे। तो इस तरह से उसके बाद जब ये हाफ हो जाएगा डिस्टेंस तब हम लोगों का फोर्स क्या निकल जाएगा G/m बाय D/2 का स्क्वायर। इस तरह से लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर जो D होता है वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। तो अगर इसका डिस्टेंस ही कम हो गया है तो अब हम लोग डिस्टेंस जो हो गया है वो लेंगे, जो कि D/2 होगा। तो ध्यान से देखिए ये हम लोग का क्या आ जाएगा G/m बाय, यहाँ पर ये दोनों का ही स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये D² हो जाएगा बटा, और फिर ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये जो 4 है ये ऊपर जाके गुना में हो जाएगा। तो ये हम लोग का आ जाएगा 4 इंटू G/m बाय D², ये आ जाएगा। अब इससे हम लोगों को क्या दिख रहा है कि जो शुरू में ग्रेविटेशनल फोर्स था उसमें ये था G/m बाई D², और उसके बाद फिर जो अभी है उसमें भी हम लोगों को ये सेम चीज़ दिख रहा है जो कि G/m बाई D² है। और बस चेंज क्या हो गया है, यहाँ पर ये जो है 4 टाइम्स हो गया है, यानी कि यहाँ जो है ये 4 से गुना हो गया है। तो यानी कि अब जो इस पर फोर्स लग रहा होगा इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स वो 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि जो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पहले के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। यानी कि इसमें पहले ये बताया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो जिस पर भी लग रहा होता है जिस ऑब्जेक्ट पर उसके मास पर निर्भर करता है। क्योंकि ध्यान से देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है G/m बाय D²। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल m होता है ये उस ऑब्जेक्ट का मास होता है, यानी कि अगर इस इक्वेशन में ये स्मॉल m आ रहा है मतलब इस पर इससे भी चेंज आएगा उस ग्रेविटेशनल फोर्स पर।
फिर उसके बाद लेकिन बोला है कि वाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हम लोग एक इस तरह से भारी ऑब्जेक्ट और एक हल्का ऑब्जेक्ट लेते हैं और इन दोनों को अगर हम लोग किसी ऊंचाई से नीचे की ओर गिराते हैं तब ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है ये सेम ही टाइम पर नीचे आएगा। अगर इस कोई एयर रेजिस्टेंस, अभी हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यानी एयर रेजिस्टेंस अगर ना हो तब ऐसा होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही टाइम पर नीचे आएगा। ऐसा क्यों होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड, यहाँ डिपेंड होगा तो डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका इसलिए क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो दोनों में अलग अलग होगा, यानी कि अगर इसका F1 ग्रेविटेशनल फोर्स है और F2, तो यानी कि इस पर जो नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो कुछ और होगा और इस पे जो है कुछ और लग रहा होगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन हो रहा होगा इन दोनों में वो सेम होता है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको कि G भी बोलते हैं, तो ये दोनों में ही सेम ही होगा, यानी G इधर भी है और इधर भी, क्योंकि क्या होता है कि G का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, कैपिटल G इंटू m/r²। तो ध्यान से देखिए इसमें जो कैपिटल G है ये तो कांस्टेंट ही होता है और उसके बाद जो ये कैपिटल M होता है ये उस प्लेनेट का मास होता है जिसके द्वारा ये फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि अगर यहाँ अभी हम लोग अर्थ का बात करें तो ये अर्थ का मास होगा। फिर उसका ये जो r होता है ये रेडियस होता है उस प्लेनेट का, यानी कि यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ होगा। तो इस पूरे इक्वेशन में कहीं पर भी इस ऑब्जेक्ट का मास तो आता ही नहीं है, तो इसलिए यानी कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये डिपेंड ही नहीं करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर, और जब ये इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो यानी कि ये इस पर दोनों ही को ही जो है पृथ्वी जो है सेम ही एक्सेलरेशन से इस तरह से नीचे की ओर खींचेगा, और इसीलिए क्या होता है कि हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही टाइम पर नीचे आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ए 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस, यानी कि ये बोला है कि इस तरह से हमारा अर्थ है और इस पर जो है इसका जो सरफेस है इस तरह से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का इसका मास दे दिया है और हम लोगों को जो है मास ऑफ अर्थ भी दे दिया है और रेडियस ऑफ अर्थ दिया है। तो ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ ही होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको फाइंड करने के लिए जो डिस्टेंस लेते हैं वो दोनों के सेंटर से लेते हैं। अब ध्यान से देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत ही छोटा होगा इस अर्थ के मुकाबले, तो इसलिए इसका जो सेंटर से ले जाके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा इसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये नेग्लिजिबल होगा, यानी कि इसका बहुत ही कम मान होगा, तो बहुत कम मान होने के कारण इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम लोग जो है सीधा यहाँ से हम लोग यहाँ तक इस तरह यहाँ से यहाँ तक का हम लोग जो है डिस्टेंस लेंगे, तो इसलिए d जो है यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ अर्थ दे दिया है और ये दे दिया, तो अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है G इंटू m/d²। तो यहाँ पर G का वैल्यू हम लोग रख देंगे, तो G का वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू उसके बाद फिर m है, तो यहाँ पर कैपिटल M जो है वो मास ऑफ अर्थ यानी कि 6 इंटू 10⁻24 हो जाएगा इंटू स्मॉल m जो है वो क्या हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का मास जो कि 1 kg दिया हुआ है तो 1 हो जाएगा, और फिर बाय d का स्क्वायर, तो d जो है इस यानी कि डिस्टेंस यहाँ पे रेडियस है तो ये आ जाएगा, तो 6.4 इंटू 10⁻6, और ध्यान से देखिए इसका स्क्वायर भी है तो इस पूरे का इस तरह से स्क्वायर भी हो जाएगा। अब जो है ये कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल है, आप लोग जो है इसे आराम से करिएगा। मैं इस वीडियो में अगर कैलकुलेशन करने लग जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो इसलिए मैं जो है डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। तो जब आप लोग जो है इसे सॉल्व करिएगा तो इसे सॉल्व करके हम लोगों को जो है 9.8 न्यूटन, तो ये हम लोग का इसका आ जाएगा, यानी कि 9.8 न्यूटन का फोर्स जो है लग रहा होगा इस ऑब्जेक्ट पर पृथ्वी द्वारा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर मून है, अब ये दोनों जो है एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होंगे। दस द अर्थ अट्रैक्ट द मून विथ ए फोर्स डेट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विथ विच इज मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, वाई, यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि अर्थ जो है वो मून को इस तरह से अपनी ओर खींच रहा होगा और मून जो है वो अर्थ पर भी अपनी ओर खींच रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो है न्यूटन का थर्ड नियम पढ़ा था जिसमें क्या था कि जो जब भी फोर्स होता है तो वो हमेशा पेयर में आता है, यानी कि अगर ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये इस पर भी फोर्स लगाएगा। अब इसमें हम लोगों से ये पूछा है कि ये दोनों जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है वो ग्रेटर कौन सा होगा या स्मॉलर कौन सा होगा या दोनों ही बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर हम लोग फोर्स निकालने जाए तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि अर्थ द्वारा मून पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी कि इसको मून को जो है अपनी ओर खींच रहा होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो F का फॉर्मूला क्या होता है G
G/m/m/d²। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर G जो है वो तो कांस्टेंट है, फिर उसके बाद जो m/m है यानी कि इन दोनों का हम लोग मास लेंगे और उसके बाद d है जो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। अगर हम लोग फिर अब मून के द्वारा जो अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको निकालेंगे तो ध्यान से देखिए उसमें भी हम लोग सेम ही चीज़ लिखेंगे, क्योंकि G इंटू उसके बाद m दोनों का मास लेना होता है, तो इस तरह से दोनों का मास ले लेंगे और बाय कर देंगे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है d उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए दोनों में सेम ही चीज़ आ रहा है, यानी कि ये दोनों ही फोर्स F1 और F2 जो है ये बराबर होगा, यानी F1 फोर्स जो है वो अर्थ द्वारा लग रहा है और F2 फोर्स जो है वो मून द्वारा लग रहा है, तो ये दोनों ही बराबर आएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि ये दोनों फोर्स जो है ये सेम होगा, यानी कि मून जो है वो अर्थ को भी सेम ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा जितना अर्थ मून को कर रहा होगा। अब इसका जो 5वां क्वेश्चन है तो वो जो है वो इसी क्वेश्चन का अगला हिस्सा कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये कहा गया कि इफ़ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, यानी कि अभी हम लोगों ने देखा था कि मून जो है वो भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, तो जो अर्थ होता है वो मून की ओर क्यों नहीं चला जाता है, यानी कि मून जो है वो तो अर्थ की ओर आता है क्योंकि इसी का जो चक्कर इस तरह से लगाता है वो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, लेकिन अर्थ क्यों नहीं ऐसा करता है, क्योंकि अब ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि यहाँ पर फोर्स भले ही दोनों में सेम है लेकिन जो एक्सेलरेशन हो रहा होगा दोनों में वो अलग अलग होगा, यानी कि यहाँ पर ये जो है इस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा जिसको हम लोग जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को G से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पर भी एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा और इस पर G, तो इसे G1 और इसे G2 मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए ये जो G1 होगा ये थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि इसका जो मास है वो कम है, यानी कि आप लोगों को जो है एक और फॉर्मूला पता होगा कि फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो ma होता है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि जो भी एक्सेलरेशन होता है वो मास पर भी डिपेंड करता है, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला एक्सेलरेशन देखें तो इसमें ये वाला मास कैलकुलेट होगा जबकि इसमें ये वाला मास कैलकुलेट होगा, तो अर्थ का जो मास है वो ज़्यादा है, तो इसलिए ड्यू टू लेसर मास ऑफ द मून का मास कम होने के कारण जो इसके द्वारा जो इस तरह से एक्सेलरेशन होता है अर्थ पर वो बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो अर्थ होता है वो मूव नहीं करता है उसकी ओर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ, यानी कि ये बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट इस तरह से लिया है और इन दोनों के बीच जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो इसमें हम लोगों को जो है 3 कंडीशन दिया है, उन तीनों कंडीशन में हम लोग को बताना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो उसमें क्या चेंज आएगा, यानी कि ये जो हम लोगों ने अभी पहला क्वेश्चन बनाया था सबसे पहला वाला उसी के जैसा है। तो यानी कि इसमें सबसे पहला कंडीशन है कि द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, यानी कि किसी एक इन दोनों में से जो मास है उसको डबल कर दिया जाता है। तो अगर हम लोग जो है सबसे पहले शुरू में देखते हैं कि शुरू में इन दोनों पर कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा G/m/m/d², ये होगा। अब उसके बाद जो है अब क्या कर रहा है कि किसी एक का मास जो है डबल कर रहा है, तो अब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो G इंटू उसके बाद किसी एक को हम लोग डबल कर दे तो किसी को भी डबल करे बात एक ही पड़ेगा क्योंकि 2 से ये गुना हो जाएगा, और इंटू m बाय और उसके बाद d² तो अभी भी सेम ही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया है। तो इससे हम लोगों का ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 को अगर अलग कर ले तो ये हो जाएगा G/m/m/d²। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये आया था इस शुरू में और अभी जो है ये आया है और इसमें चेंज क्या आ गया है बस कि ये 2 गुना हो गया है, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा कि 2 टाइम्स हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि अगर हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट का मास दुगना कर देंगे तो इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी दुगना हो जाएगा। फिर अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि दिस डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, यानी कि इसमें 2 है, यानी कि सबसे पहले जो डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच उसको डबल करके देखते हैं। तो ध्यान से देखिए जब हम लोग डबल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो G/m बाय अब डबल कर रहा है यानी कि ये 2D का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हम लोगों का जो है दोनों का स्क्वायर होके ये क्या आ जाएगा G/m बाय ये 2 का स्क्वायर 4 और उसके बाद D का स्क्वायर तो D का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया। तो यहाँ पर भी हम लोगों को जो है इतना अगर देखें तो ये जो है ये इसके जैसा सेम है, बस इसमें चेंज क्या आ गया है, ये 1/4 आ गया है अलग से। तो यानी कि यहाँ पर जो फोर्स होगा वो भी 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो 1/4 टाइम्स अब फोर्स लग रहा होगा इन दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच में, अगर हम लोग जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डबल कर दे। अब अगर ट्रिपल कर देंगे तब क्या हो जाएगा, तो ट्रिपल करके देख लेते हैं। तो G/mm बाय उसके बाद फिर यहाँ 3D अब आ जाएगा, यानी डिस्टेंस ट्रिपल हो गया है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा
जाएगा जी इंटू एम एम बाय, अभी डी का जो, और यहाँ पर ये क्यूब नहीं बल्कि स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर कर लेंगे और ये 3 3 9 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो है 1/9 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ इसका आंसर 1/9 टाइम्स आ जाएगा, यानी कि 1/9 टाइम्स अब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा इन दोनों ऑब्जेक्ट पर। फिर अब तीसरा देखें तो दी मासेज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, यानी कि अब क्या कर रहा है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट का मास को डबल कर रहा है। तो अब अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जी इंटू यहाँ पे 2m हो जाएगा और इंटू 2m स्मॉल m में भी हो जाएगा, यानी दोनों का मास को हम लोग डबल कर दिए। और उसके बाद डी स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, यानी डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है। तो इस तरह से ये हम लोगों का 2 इंटू 2 यानी 4 आ जाएगा, और उसके बाद जी एम एम बाय डी स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हुआ कि वापस से हम लोग को ये सेम चीज़ मिल गया जो शुरू में था, बस चेंज क्या आया है, ये 4 टाइम्स हो गया है, यानी इसका आंसर जो है 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच वो 4 गुना ज़्यादा होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो न्यूमेरिकल नहीं है, तो इसे हम लोग जो है बस देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हम लोगों ने पढ़ा तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, यानी उसका क्या महत्व है। तो ध्यान से देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फेनोमिना विच वर बिलीव्ड टू बी अनकनेक्टेड, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण बहुत सारा ऐसा फेनोमिना है जिसको हम लोगों को पहले समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अब हम लोगों को पता है कि वो ग्रेविटेशन के कारण होता है। जैसे कि दी फोर्स डेट बाइंड अस टू दी अर्थ, यानी कि हम लोग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की ओर फेंकते तो वो हमेशा वापस अर्थ की ओर ही आता है, और हम लोग खुद भी अर्थ से ही जुड़े हुए रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ये इसका भी जवाब यही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। फिर उसके बाद द मोशन ऑफ द मून एंड अराउंड द सन, यानी कि जो मोशन होता है मून का अर्थ के चारों ओर, ये भी इसी फोर्स के कारण होता है। फिर द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, यानी जो सन के चारों ओर सारा प्लैनेट सब इस तरह से रेवोल्यूशन करते रहता है, वो भी इसी फोर्स के कारण होता है। और द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, और जो मून और सन के द्वारा ही जो टाइड आता है, यानी कि जो समुद्र होता है उसमें बहुत ऊंचा ऊंचा लहर उठता है तो उसको टाइड बोलते हैं। तो ये टाइड जो है ये भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही आता है, मून और सन का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो न्यूमेरिकल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, यानी कि फ्री फॉल जो होता है उसका एक्सेलरेशन, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ अलोन, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल, और द एक्सेलरेशन कम्स इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू दिस फोर्स इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, यानी कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर इस तरह से गिरता हुआ छोड़ देते हैं और इस पर अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ का, तब हम लोग कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल में है, यानी कि इस पर ना ही कोई एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, बस सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तब ये जो नीचे की ओर गिर रहा होगा ऑब्जेक्ट, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। और इस फ्री फॉल में होने वाला जो एक्सेलरेशन होता है उसी को हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल बोलते हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एम है, यानी कि जहाँ पर भी फोर्स होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा, तो उसी एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल बोल दिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। तो ध्यान से देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच, उसको हम लोग जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहकर भी बोलते हैं, यानी कि जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा उसके कारण कोई एक्सेलरेशन हो रहा होगा, तो उसी एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसको हम लोग जो है स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी कि अपने दोस्त के कहने पर अमित जो है वो पोल पर, यानी कि ये इस तरह का जो हमारा पृथ्वी होता है तो यहाँ पर पोल होता है ऊपर और नीचे की तरफ, और इसे इक्वेटर बोलते हैं। तो पोल पर जाकर वहाँ से जो है कुछ ग्राम गोल्ड खरीदता है। ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर, और उसका दोस्त जो है वो इक्वेटर के पास रहता था, तो वहाँ पर वो जो है इस गोल्ड को लेके जाता है और अपने दोस्त को देता है। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड, यानी कि वो जो गोल्ड वहाँ पर वो देगा तो क्या वो उससे एग्री करेगा, यानी कि वहाँ पर इसका दोस्त जो है वो बोला होगा कि इतना हमको गोल्ड ला के दो, और वो जब उतना गोल्ड यहाँ से लेके जाएगा तो क्या वो जो है मानेगा कि हमको उतना ही गोल्ड मिला है जितना उसको चाहिए था। इफ़ नॉट वाई, अगर ऐसा नहीं है तो क्यों होगा ऐसा।
तो इस क्वेश्चन में हम लोगों से ये कह रहा है कि ध्यान से देखिए, हम लोगों का जो पृथ्वी होता है वो पूरा गोल नहीं होता है, यानी स्फेयर नहीं होता है। वो क्या होता है कि उसका जो रेडियस होता है पोल पर वो थोड़ा कम होता है और इक्वेटर पर ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर मतलब डिस्टेंस कम है और यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है। और आप लोगों को पता होगा कि वेट जो है होता है वो और कुछ नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो एफ जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी स्क्वायर के, और यहाँ पर डी जो है वो डिस्टेंस कहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, यानी उल्टा होगा। तो यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वही वेट होता है। यानी कि अगर वो जो गोल्ड खरीदा उसका दोस्त वो यहाँ पर खरीदेगा तो उसका अगर वहाँ पे वो वेट देखेगा तो मान ले अगर 1 kg रहा तो यहाँ पर जब वो यहाँ आ जाएगा इक्वेटर के पास तो यहाँ पर डिस्टेंस तो बढ़ गया, यानी कि डिस्टेंस जैसे भी बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने का मतलब है कि यहाँ पर जो है वेट होगा वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए उसके दोस्त को जो है थोड़ा कम गोल्ड उसको लगेगा कि है, भले ही दोनों में मास जो है वो सेम रहेगा, गोल्ड का मास यहाँ भी सेम है यहाँ भी, लेकिन दोनों का वेट में अंतर आ जाएगा, जिसके कारण उसका जो दोस्त होगा वो एग्री नहीं करेगा, वो उसको लगेगा कि हमको कम गोल्ड दे रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को बस ये समझना था कि जो डिस्टेंस होता है उस पर भी निर्भर करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि अगर डिस्टेंस कम रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा रहेगा और डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम लगेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि वाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू ए बॉल। यानी कि अगर हम लोग जो है एक इस तरह से शीट लेते हैं पेपर का और उसको नीचे की ओर गिराते हैं और उसी के बाद इसी पेपर को हम लोग जो है एक बार ऐसे ऐसे मोड़ चमोड़ देते हैं और फिर उसको इस तरह से नीचे गिराते हैं, तो इन दोनों में जो है कौन सा तेजी से नीचे गिरेगा, या फिर इसमें स्लोअर का है यानी कि कौन सा स्लो नीचे गिरेगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो ये वाला रहेगा ये स्लो गिरेगा नीचे। अब ऐसा क्यों होगा ये पूछा है, तो ध्यान से देखिए, द एरिया ऑफ द शीट ऑफ पेपर इज मोर देन दैट ऑफ ए पेपर बॉल। यानी कि अगर हम लोग जो इसे इस तरह से पूरा खोल कर गिराएंगे और इसे पूरा मोड़ चमोड़ कर, तो इससे क्या होगा कि इसमें एरिया ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि एयर रेजिस्टेंस इज मोर ऑन शीट ऑफ पेपर, जिसके कारण इस पर एयर का जो रेजिस्टेंस होता है जो कि इस तरह से ऊपर की ओर लग रहा होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण हवा जो इसको नीचे आने से में थोड़ा टाइम लगा देगा, जिसके कारण ये थोड़ा स्लो नीचे गिरेगा और ये तेज़ी से नीचे गिर जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। यानी कि इसमें हम लोगों को पहले ही बता दिया है और हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में देखा था कि जो मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो 1/6 होता है जो इतना कि अर्थ पर लग रहा है। यानी कि अर्थ पर अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जो है 6 न्यूटन का अगर फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहाँ पर मून पर सिर्फ 1 ही न्यूटन का लगता है, यानी 1/6 हो जाता है। तो अब इसमें बोला है कि व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड द ऑन अर्थ। यानी कि अर्थ और मून दोनों पर हम लोगों को जो है वेट निकालना है कि जिस एक ऑब्जेक्ट का जिसका मास जो है हम लोगों को दे दिया है 10 kg। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो वेट होता है वो और कुछ नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। तो और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेट का फॉर्मूला होता है mg, यानी कि मास गुने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर मास जो है हम लोगों को कितना दिया हुआ है 10 kg गुने, अब यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं कि वेट ऑन दी अर्थ निकालते हैं, यानी अर्थ पर जो है वेट कितना होगा इस ऑब्जेक्ट का, तो इसे हम लोग WE करके लिख देते हैं। और यहाँ पर तो अर्थ पर हम लोगों को पता है कि G का मान क्या होता है 9.8 होता है, तो यहाँ पर 9.8 रख देंगे, तो इससे हम लोगों का ये जो है 98 न्यूटन आ जाएगा यहाँ पर वेट। अब अगर हम लोगों को इसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर निकालना है तो मून पर हम लोगों को पहले ही बता दिया कि 1/6 होता है, तो यानी कि यहाँ पर वेट ऑन मून निकालने के लिए हम लोग इसका 1/6 कर देंगे, तो 1/6 गुने 98 करेंगे तो ये हम लोगों का कितना आ जाएगा, तो ये हम लोगों का 16.33 न्यूटन के करीब आ जाएगा। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ये और ये दोनों हम लोगों का वेट निकल गया, एक अर्थ पर है और एक मून पर, एक ही ऑब्जेक्ट का। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट। अब इसमें दो चीज़ हम लोगों को कैलकुलेट करना है, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन में ये कहा है कि एक बॉल है जिसे ऊपर की ओर फेंका जा रहा है 49 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। यानी कि मान लेते हैं कि ये एक बॉल होगा, अब इसे ऊपर की ओर फेंक रहा है और यहाँ पर जो है कितना वेलोसिटी से 49 मीटर पर सेकेंड, यानी ये इसका u हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और इससे ऊपर की ओर फेंकेगा। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों को
बोला है दी मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, यानी कि ये जो है मैक्सिमम हाइट यानी कि ये कितना ऊपर तक जाएगा ये हम लोग को निकालना है। तो ध्यान से देखिए ये क्या होगा कि ये ऊपर की ओर जब जा रहा होगा तब इस पर नीचे की ओर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर होगा। और उसके बाद फिर ये जो है जिसके कारण इसका जो स्पीड होगा वो स्लो होगा और कहीं पर जाके इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। और वही हम लोगों को निकालना है कि ये कितना हाइट पर जाकर ये 0 होगा। तो हम लोगों ने जो है 3 काइनेमेटिक इक्वेशन को देखा था पिछले चैप्टर में भी, तो उसी का इस्तेमाल हम लोग इसमें करेंगे। तो यहाँ पर ये जो h है ये और कुछ नहीं बल्कि s है, तो उस फॉर्मूले में हम लोग s लिखते थे और इसमें हम लोग क्या कर देते उसको h लिख देते, क्योंकि जब भी ग्रेविटी का बात आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स का तब उसमें h कर देते हैं और यहाँ पर जो है इस g को हम लोग a से रिप्लेस कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग जो है ये वाला इस्तेमाल करिएगा कि 2as बराबर v² माइनस u², क्योंकि हमको जो है यहाँ पर a पता है, तो a यानी कि जो g होगा वो तो हम लोगों को पता ही है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। और फिर उसके बाद हम लोगों को ये v जो है वो भी पता है कि 0 होगा और u भी हम लोगों को पता है, तो इससे हम लोग s निकाल लेंगे। तो हम लोगों को s ही फाइंड करना है इसमें, तो हम लोग अब सब में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हम लोग इसको ऊपर की ओर फेंके थे, यानी मोशन ऊपर की ओर हो रहा था, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की ओर लग रहा था, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने का इसका जो साइन होगा वो निगेटिव में चल जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग -9.8 लिखेंगे इंटू एस बराबर v² है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस u², यानी कि 49 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे ये हम लोगों का -9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा -19.6 हो जाएगा। और s बराबर यहाँ पर इस 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा और ये आ जाएगा हम लोगों का माइनस, और 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401, तो ये हो जाएगा। तो s बराबर हम लोग का आ जाएगा -2401 बाय ये इधर डिवाइड में आ जाएगा तो -19.6, और जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का जो है आंसर आ जाएगा 122.5 मीटर। तो यानी कि ये बॉल जो है ये इतना ऊंचाई तक जाने के बाद यानी 122.5 मीटर ऊपर तक जाएगा और वहाँ पर जाके फिर ये रुक जाएगा और फिर वो जो है नीचे की ओर आने लगेगा। अब अगला इसमें ये पूछा है दी टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि ये जो है सबसे पहले ऊपर जाने में कुछ टाइम लगाएगा और फिर नीचे आने में भी कुछ समय लगाएगा और वापस जब ये नीचे आ जाएगा तब तक का हम लोगों को टोटल टाइम निकालना है। तो आप लोगों को जो है इसमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि ऊपर जाने में जितना समय लगेगा नीचे आने में भी उतना ही समय लगेगा, यानी कि हम लोग जो है यहाँ पर टी अगर इसको टाइम मान ले तो यानी कि टी टाइम में ये जो है ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा कितना पर, तो 122.5 मीटर की ऊंचाई पर। अब हम लोग जो है टी कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम लोग जो है दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है v बराबर u प्लस ए टी। तो इससे हम लोग जो है v पता है, u पता है, a भी पता है, तो t निकल जाएगा। तो v कितना है 0 है बराबर u कितना है तो 49 है प्लस, अब यहाँ पर a जो है हम लोग वापस से निगेटिव में ही लेंगे क्योंकि ये अभी भी नीचे की ओर डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये हम लोग का -9.8 आ जाएगा इंटू, और t तो हम लोगों को निकालना है। तो इससे ये क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ये जो 49 है ये उधर जाएगा तो -49 हो जाएगा और बराबर ये -9.8 t आ जाएगा। अब इस तरह से t हम लोगों का क्या आ जाएगा -49 बाय -9.8, और जब हम लोग इसको इससे डिवाइड देंगे तो हम लोगों का जो है आंसर 5 आ जाएगा, यानी कि t हम लोगों का 5 सेकेंड आ गया है। अब ध्यान से देखिए इसमें टोटल टाइम निकालने बोला था, यानी कि 5 सेकेंड जो निकला है वो तो इसका निकला है कि ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा, यानी यहाँ से ले जाके यहाँ तक का टाइम निकला है, और वापस फिर ये नीचे आ जाएगा तब तक का हमको टाइम निकालना था। तो यहाँ पर ये नीचे आने में भी 5 सेकेंड और लगा देगा, तो यानी कि इस तरह से टोटल टाइम हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो इस तरह से लिख देंगे टोटल टाइम बराबर जाने का 5 सेकेंड और आने का 5 सेकेंड, यानी कि कुल मिला के हम लोगों का 10 सेकेंड इसमें लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, यानी कि 19.6 मीटर का एक इस तरह से एक टावर है और यहाँ से एक बॉल को जो है नीचे की ओर, एक स्टोन को नीचे की ओर इस तरह से ड्रॉप किया जाता है। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, तो जब ये नीचे आएगा तो जहाँ पर ये ग्राउंड से टच करने के समय उसका वेलोसिटी कितना होगा ये हम लोग को इसमें फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए जब इसको जो है ऊपर से छोड़ा गया होगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यूज होगा वो 0 होगा और फिर धीरे धीरे करके इसका वेलोसिटी में इंक्रीज आया होगा,
और उसके बाद फिर इस पर जो है नीचे की ओर एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और हाइट हम लोगों को पता है, तो यानी इसी हाइट को हम लोग एस भी बोलते हैं। तो अब हम लोगों को और इस जी को ए भी बोलते हैं। तो अब हम लोग आराम से इसमें भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग जो है पिछले क्वेश्चन में भी कौन सा लगाए थे, 2as बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए का हम लोगों को पता है -9.8 लिखेंगे। एक मिनट, यहाँ माइनस में नहीं लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए हम लोग इसको नीचे की ओर गिराए थे और ये भी नीचे की ओर ही लग रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए ये भी पॉजिटिव में ही रह जाएगा। और उसके बाद फिर इंटू एस हम लोगों का कितना है 19.6 है और बराबर भी स्क्वायर हम लोगों को भी निकालना है माइनस यू स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा, तो 9.8 इंटू 2 करते हैं तो ये 19.6 हो जाएगा और इंटू 19.6 हो जाएगा और फिर बराबर, और यहाँ पर भी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, तो ये तो हट ही जाएगा और बच गया भी स्क्वायर। तो यानी कि ये स्क्वायर जो है ये इधर आके रूट में आ जाएगा, और जब ये रूट में आएगा तो ध्यान से देखिए रूट में क्या होता है कि सेम नंबर रहता है तो वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह से भी का मान हम लोगों का जो है 19.6 आ जाएगा, यानी कि 19.6 मीटर पर सेकेंड जो होगा यहाँ पर उसका वेलोसिटी होगा इस स्टोन का। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक स्टोन है उसको ऊपर की डायरेक्शन में फेंका जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, यानी कि इसका यू हम लोगों को 40 मीटर पर सेकेंड मिल गया। अब उसमें ये बोला है कि टेकिंग जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इस पर जो है जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा होगा, ये हम लोग को इस बार 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने बोला है, 9.8 नहीं बोला है। फिर उसके बाद बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। अब हम लोग को जो है ये मैक्सिमम हाइट निकालना है, यानी कि ये क्या होगा कि ये स्टोन जैसे जैसे ऊपर जाएगा और ये नीचे की ओर इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है जिसके कारण इसका स्पीड स्लो होगा और कहीं पर जाकर ये रुक जाएगा। तो जहाँ पर ये रुकेगा वही इसका मैक्सिमम हाइट होगा, तो उसी को हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर भी इसको हम लोग एस भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक तरह से डिस्टेंस हो गया, और फिर इसको हम लोग ए भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो है जहाँ पर वो रुक जाएगा वहाँ इसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग को जो है दो चीज़ इसमें निकालना है, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हम लोग को डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन निकालना है। तो ध्यान से देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यहाँ से ये इसको ऊपर की ओर फेंका जाएगा और फिर ये जो है इस एक्सेलरेशन के कारण ये नीचे ही वापस आ जाएगा, यानी ये वापस वहीं पर आके गिर जाएगा। तो इस तरह से इसका डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग को पहले ही मिल गया कि 0 है। अब बस हम लोगों को टोटल डिस्टेंस निकालना है। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड भी क्या होगा, तो ध्यान से देखिए हम लोग पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर उसका दुगना कर देंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ जाएगा फिर वापस यहाँ से नीचे भी तो आएगा। तो हम लोग को ये टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं कि ये कितना है और उसको दुगना कर देंगे, तब हम लोगों को मिल जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कितना है। तो हम लोग जो है इसमें काइनेमेटिक इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, 2as बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू ए हम लोगों का कितना है, तो यहाँ पर भी ये ऊपर की ओर मोशन हो रहा है और ये नीचे की ओर लग रहा है, तो इसलिए ये हम लोग का माइनस में लिखाएगा, तो -10 हो जाएगा इंटू, और एस हम लोगों को निकालना है बराबर भी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हम लोग का -20s हो जाएगा बराबर, और ये हम लोग का हो जाएगा 4 4 जा 16 और ये 00 और ये माइनस में आ जाएगा। अब जो है ये 0 से 0 कटा और 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, तो 80 बार में। तो इस तरह से s हम लोगों का जो है 80 आ गया, यानी 80 मीटर, यानी कि इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा वो 80 मीटर होगा। 80 मीटर पर जाकर वो जो है रुक जाएगा, और अब जो है 80 मीटर वापस फिर नीचे भी तो आएगा। तो इस तरह से इसका टोटल डिस्टेंस हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू 80 यानी कि 160 मीटर। तो यानी कि यहाँ से ले जाके यहाँ और यहाँ से ले जाके वहाँ यहाँ आएगा लास्ट में वो, और इस तरह से वो 160 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन द अर्थ एंड द सन, यानी कि अर्थ और सन जो है उन दोनों के बीच हम लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg एंड ऑफ द सन 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg, यानी कि हम लोग को ये सन का मास दे दिया है कितना 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg, और अर्थ का मास हम लोग को दे दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, यानी कि दोनों का मास पता है और उसका डिस्टेंस भी दे दिया है। तो द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो सब चीज़ तो दे ही दिया है, बस हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, G इंटू MM बाय डी स्क्वायर। तो सबसे पहले G का हम लोग जो है मान आप लोगों को याद रखना होगा, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में दे भी देता है। तो इसका मान हम लोग यहाँ रख देंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11।
फिर उसके बाद m, तो यहाँ पर जो है हम लोग इस कैपिटल M को सन का m मान लेते हैं। तो सन का मास क्या है दिया हुआ है हम लोगों को 2 × 10⁻30। फिर उसके बाद ये जो स्मॉल m है इसको हम लोग जो है मास ऑफ अर्थ मान लेते हैं। तो मास ऑफ अर्थ हम लोगों को कितना दिया हुआ है, तो ये हम लोगों को दिया हुआ है 6 × 10⁻24 kg। तो और उसके बाद फिर बटा में हम लोगों का d², तो d भी हम लोगों को दिया हुआ है कितना 1.5 × 10⁻11 और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब जो है आप लोग जो है इसे आराम से अच्छे से इसको पूरा सॉल्व करिएगा और आप लोगों को जो है आंसर मिल जाएगा 3.56 × 10⁻22 न्यूटन। तो ये जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो एक दूसरे पर ये दोनों लगा रहा होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि 100 मीटर का ऊंचाई पर एक टावर है इस तरह से, और यहाँ से एक बॉल को इस तरह से नीचे की ओर गिराया जाता है और फिर इसी समय और जैसे ही इसको गिराया जाता है तो उसी समय नीचे से एक बॉल को जो है, बॉल नहीं बल्कि स्टोन है, तो यहाँ पर नीचे से एक स्टोन को भी फेंका जाता है। यानी एक ऊपर से स्टोन को छोड़ा और वो नीचे आ रहा है और एक नीचे से वो स्टोन को ऊपर की ओर फेंका और वो भी इसका वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। और उसके बाद फिर अब हम लोगों को बोला है कि कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। यानी कि ये दोनों जो है ये नीचे आ रहा है ये ऊपर आ रहा है, तो ये कभी तो ऐसा होगा जब ये दोनों आके टकरा जाएगा। तो ये कब टकराएगा यानी कि कब ये दोनों मिलेगा वो हम लोग को बताना है और कहाँ पर मिलेगा। यानी ये पूरा 100 मीटर है तो यहाँ पर ये यहाँ मिलेगा या यहाँ, ये हम लोग को बताना है। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ पता है कि दोनों पर ही जी लग रहा होगा। तो इस पर जो जी लग रहा होगा और इस पर जो जी लग रहा होगा वो दोनों सेम ही होगा, दोनों नीचे की डायरेक्शन में होगा जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा। अब हम लोग जो है दोनों स्टोन के लिए अलग से क्या करते हैं कि एस निकालते हैं। यानी कि ये जो है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हम लोग निकालते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है टी को टी मान लेते हैं, यानी कि ये टाइम जो है उसे टी मान लेते हैं। यानी कि टी टाइम जो है दोनों एक ही समय पर, अगर ये नीचे एक ही समय पर छोड़ा गया और ये भी एक ही समय पर ऊपर फेंका गया है तो ये दोनों जब टकराएगा तो वो एक ही समय पर जाके टकराएगा। तो उस टाइम को हम लोग टी मान लेते हैं, यानी कि वो टी समय में मान लेते हैं कि यहाँ आएगा और यही टी समय में यहाँ भी आएगा। तो ये टी समय में हम लोग सबसे पहले इसका एस निकालते हैं कि ये कितना दूरी तय कर लेगा। तो सबसे पहले एस निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि फॉर फर्स्ट स्टोन, तो फर्स्ट स्टोन जो कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है इसके लिए एस बराबर क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। ये हम लोग को पता है इक्वेशन। और यहाँ पर इसे हम लोग जो है S1 मान लेते हैं क्योंकि ये फर्स्ट स्टोन के लिए है। तो उसके बाद ये हम लोग इसमें अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यू जो है इसका 0 होगा क्योंकि बस इसे ऊपर से अभी छोड़ा ही गया है, तो ये धीरे धीरे करके इसका वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा होगा। फिर इंटू टी को टी ही रहने देते प्लस हाफ और ए जो है इसे हम लोग यहाँ पर 9.8 ना लेकर अभी के लिए राउंड ऑफ करके इसको 10 ले लेते हैं ताकि हम लोगों को जो है इसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये हम लोग 10 ले लिए और ये जो है ये नीचे ही आ रहा था और ये भी नीचे की ओर लगता है तो इसलिए ये पॉजिटिव में ही रहेगा। फिर उसके बाद इंटू टी स्क्वायर छोड़ देते हैं, तो यहाँ से ये 2 से ये कट जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि इस तरह से हम लोग का S1 जो है वो कितना आ जाएगा 5t² क्योंकि ये तो गुणा के 0 ही आ जाएगा। तो ये हम लोगों का आ गया 5t², यानी कि यहाँ से ये जो है टी टाइम में यहाँ पर आ जाएगा 5t² के समय। अभी आप लोग को अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो अब दूसरे स्टोन के लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले अब 4 सेकेंड स्टोन लिखते हैं और सेकेंड स्टोन के लिए भी यही सेम चीज़ निकालते हैं यानी S2। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले UT प्लस हाफ AT² इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पर U जो है वो हम लोग को 25 दिया हुआ है तो इस तरह से ये 25 हो जाएगा T प्लस उसके बाद फिर ये हाफ इंटू यहाँ पर A जो है अब निगेटिव में लेंगे क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा था और ये नीचे की ओर लग रहा था तो यहाँ -10 हो जाएगा और इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कट के हो गया 5, यानी कि हम लोग का S2 कितना आ जाएगा, तो S2 हम लोग का आ गया 25t माइनस 5t²। तो ये आ गया। अब ध्यान से देखिए यानी कि ये जो है ये S1 दूरी यहाँ से यहाँ तक ऐसे तय करेगा और ये जो है ये S2 यहाँ से यहाँ तक जाएगा और तभी जाकर ये दोनों टकराएगा। तो यानी कि अगर ये दोनों यहाँ पे टकराएगा और ये इतना दूरी तय किया ये इतना और ये टोटल हम लोगों को पता है कि 100 है, यानी कि अगर हम लोग इस तरह से लिखे कि S1 प्लस S2 जो होगा वो 100 मीटर के बराबर होगा। अगर ये दोनों 100 मीटर के बराबर होगा तो यानी कि दोनों का वैल्यू डाल देते तो ये हो जाएगा 5t² प्लस ये हम लोग का 25t माइनस 5t² और बराबर में 100 है। तो
तो इस तरह से ये 5t² माइनस 5t² तो खत्म ही हो जाएगा। तो इस तरह से 25 से फिर ये 4 बार कट जाएगा, यानी कि t हम लोग का जो है 4 सेकेंड निकल जाएगा। यानी कि 4 सेकेंड में ये दोनों जो स्टोन है ये दोनों टकरा जाएगा 4 सेकेंड के बाद। यानी कि ये यहाँ से इस तरह से 4 सेकेंड आया और ये यहाँ से 4 सेकेंड और दोनों टक्कर हो गया। अब हम लोग को जो एक और चीज़ निकालना था कि वेयर द स्टोन विल मीट, यानी कि हम लोग को जो है ये डिस्टेंस भी निकालना है। तो डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जो है S1 या फिर S2 कोई एक निकाल देते हैं। तो हम लोग जो है S1 निकालते हैं, तो S1 जो है 5t² है। तो इस तरह से 5 इंटू t अभी निकल गया है 4, तो 4 का स्क्वायर यानी 16, तो 16 हो गया और फिर 16 इंटू 5 80 आ जाएगा, यानी कि 80 मीटर। यानी कि इसको हम लोग जो है इस तरह से बोल सकते हैं कि 18 मीटर डाउन फ्रॉम द टॉप, यानी कि 18 मीटर डाउन फ्रॉम द टॉप पर जाकर ये दोनों मीट करेगा। या फिर हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि 20 मीटर अप फ्रॉम द ग्राउंड। तो दोनों में से कोई एक भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से 80 मीटर पर ये जाएगा ये स्टोन, तब जाके ये दोनों मिल जाएगा, और यहाँ से 20 मीटर जाएगा तब ये दोनों जाके मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दोनों तरीका से इसको लिख सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, यानी कि एक बॉल जो है उसे ऊपर की ओर इस तरह से फेंका जाता है और ये जो है वापस उसी के पास आ जाता है 6 सेकेंड बाद। तो इससे आप लोगों को जो है एक चीज़ तो पता चल गया कि यहाँ ये जो ऊपर गया होगा ये 3 सेकेंड तक गया होगा ऊपर, और 3 सेकेंड फिर इसे नीचे आने में लगा होगा, क्योंकि ऊपर जाने में लगा समय और नीचे आने में लगा समय जो होता है वो बराबर होता है। तो उसके बाद हम लोगों को जो है अब ये 3 चीज़ निकालना है। तो सबसे पहला है कि दी वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप, यानी कि हम लोगों को इसका इनिशियल वेलोसिटी निकालना है जिसके साथ इसको फेंका गया था। तो हम लोगों को जो है इसमें ये पता है कि फाइनल वेलोसिटी इसका भी जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये कहीं पर जाकर पहले रुका होगा उसके बाद नीचे आया होगा। और हम लोगों को ये भी पता है कि इस पर जो है उस समय एक जी लग रहा होगा, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हम लोग जो है हम लोगों को निकालना क्या है, यू निकालना है। तो हम लोग जो है कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, तो हम लोग लगाएंगे v बराबर u प्लस AT। तो इससे हम लोगों को जो है v पता है, u हम लोगों को निकालना है और a और t पता है। तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 0 बराबर u प्लस, और a जो है हम लोग ये ऊपर जा रहा है ये नीचे, तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन है तो निगेटिव में लेंगे। तो ये हम लोग का -9.8 हो जाएगा इंटू उसके बाद t। तो t हम लोगों को पता है 3 सेकेंड, तो इस तरह से 3 लिख दिए। तो इस तरह से ये हम लोग का u बराबर, और ये पूरा उधर चल जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये दोनों को गुना कर देंगे। तो ये दोनों को गुना करने पर हम लोग का आ जाएगा 29.4, तो यानी कि 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से यही इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा, यानी इस वेलोसिटी के साथ इसको ऊपर की ओर फेंका गया होगा। फिर अब दूसरा हम लोगों को निकालना है दी मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, यानी कि अब हम लोगों को ये h निकालना है, या फिर इसको s भी बोल सकते हैं। तो ये निकालना है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को सब चीज़ तो पता ही है, u पता है चल गया है अभी 29.4 इंटू t हम लोगों को पता है 3 सेकेंड है, प्लस हाफ इंटू a हम लोग को पता है निगेटिव में 9.8 लेना है, और इंटू और t का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर हम लोग गुना कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 88.2, और उसके बाद प्लस, और उसके बाद फिर इन सब को सॉल्व करने पर हम लोग का आ जाएगा 44.1, और वो भी ये निगेटिव में आएगा क्योंकि यहाँ एक निगेटिव वाला है। तो इस तरह से ये आ गया। अब अगर इसको हम लोग इसमें घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 44.1 मीटर, यानी कि ये जो है 44.1 मीटर की हाइट तक जाएगा और फिर जाकर वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग को मैक्सिमम हाइट मिल गया इस तरह से 44.1 मीटर। अब हम लोग को जो है तीसरा चीज़ निकालना है, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो अब 4 सेकेंड के बाद जो है इसका पोजीशन क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। यानी कि ध्यान से देखिए 3 सेकेंड में क्या हुआ कि 3 सेकेंड में वो यहाँ पे पहुँच गया था। अब अगले 1 सेकेंड में वो कहाँ होगा, बस हम लोग को ये निकालना है। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो अभी कहाँ है। तो 3 सेकेंड में हम लोग इस तरह से लिख देंगे कि इन 3 सेकेंड तो बॉल कहाँ पर होगा 44.1 मीटर अप फ्रॉम दी ग्राउंड। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे अप फ्रॉम दी ग्राउंड करके, यानी कि ग्राउंड से ये इसे हम लोग ग्राउंड मान रहे हैं, और इससे जो है 44.1 मीटर अप होगा। और अब हम लोग को जो है अगला 1 सेकेंड में निकालना है। तो ध्यान से देखिए अगला 1 सेकेंड में हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों को जो है सबसे पहले ये पता है कि v 0 था, उसके बाद वो नीचे जब आ रहा होगा तो इस पर एक्सीलरेशन लग रहा होगा, यानी कि ये वाला g लग रहा होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला, और उसके बाद फिर यहाँ पर t हम लोगों को पता है 1 सेकेंड। तो अब इससे हम लोग जो है कौन सा इक्वेशन लगा के यहाँ पर क्या निकालना है, हम लोग को s निकालना है। तो s कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग वापस लगाएंगे यही वाला फॉर्मूला, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर।
अब इसमें हम लोगों को जो है u पता है, यानी कि अब ये जो v है ये u हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोगों को यहाँ से शुरुआत कर हुआ है मोशन और यहाँ से हम लोगों को अब निकालना है डिस्टेंस। तो यानी कि अब ये u 0 हो जाएगा इनटू और t जो है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकेंड में हम लोगों को निकालना है कि ये कहाँ पहुँचेगा, प्लस हाफ इंटू और ये a जो है ये हम लोग का -9.8 हो जाएगा और इंटू t का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये हम लोग का तो 0 आ जाएगा। उसके बाद ये भी 1 का 1 ही रह जाएगा, यानी कि अब बस 2 से इसको डिवाइड कर देना है। तो 2 से इसको डिवाइड करने पर ये -4.9 मीटर आ जाएगा, यानी कि यहाँ -9.4 मीटर इसलिए आया है क्योंकि अब ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यानी पहले ऊपर की ओर जा रहा था अब नीचे की ओर आने लगा, इसलिए ये निगेटिव में डिस्टेंस आया है। लेकिन हम लोग जो इसे सिर्फ लिखेंगे पॉजिटिव में ही। आप लोग चाहे तो यहाँ पर भी इसको पहले से ही पॉजिटिव में कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है अब नीचे की ओर आ रहा था और डायरेक्शन भी इसका नीचे ही था, ये एक्सेलरेशन भी नीचे ही था, तो इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा। तो इस तरह से ये 4.9 मीटर आ गया। अब यानी कि ये जो है 4.9 मीटर यहाँ से आया है और ये टोटल हम लोगों को पता था कितना है, 44.1 मीटर है। तो अब हम लोगों को इसका अगर पोजीशन निकालना है तो इसमें हम लोग जो है इस 4.9 को माइनस कर देंगे। तो ये हम लोग का 9 2 11 हो गया, ये हो गया 3, तो 9 4 13 और ये 39, यानी कि 39.2 मीटर जो आया है वो ग्राउंड से होगा। यानी कि अब जो बॉल होगा वो ग्राउंड से 39.2 मीटर की हाइट पर होगा, यानी कि यहाँ कहीं मान लेते होगा। तो ये हाइट हम लोगों को निकालना था, जो कि निकल गया हम लोग का 39.2 मीटर। इसी को हम लोग जो है दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो है अब 4.9 मीटर नीचे है, यानी कि फ्रॉम टॉप 4.9 मीटर डाउन। तो इस तरह से करके भी लिख सकते हैं, या फिर डाउन से हम लोग इसका पोजीशन बता सकते हैं। तो दोनों में से कहीं से भी इसका पोजीशन बताए, हम लोग को बस इसका पोजीशन बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि इन व्हाट डायरेक्शन डज द बुओयंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन ए लिक्विड एक्ट। यानी कि हम लोगों को पता है कि जो बुओयंट फोर्स होता है वो हमेशा क्या चाहिए, ऊपर की डायरेक्शन में लगता है, तो इसलिए इसका आंसर अपवर्ड्स हो जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं था, बस इसे आप लोग याद रखिए कि बुओयंट फोर्स जो होता है वो जब भी इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग कोई लिक्विड डालते हैं तो ये लिक्विड जो होता है जब भी इस पर कोई ऑब्जेक्ट ये रहेगा तो इस पर ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, इसी को बुओयंट फोर्स बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्हाई डज ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। यानी कि अगर आप लोग जो है इस तरह से पानी का कोई इस तरह से बर्तन लेते हैं और इस पर अगर हम लोग जो है ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक यानी प्लास्टिक का कोई भी एक इस तरह से डब्बा है उसको जब इस तरह से पानी में डालते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये थोड़ा देर बाद अपने आप ही ऊपर आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो अभी मैंने बताया कि बुओयंट फोर्स के कारण ऐसा होता है, यानी द बुओयंट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक इज मोर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, हैंस इट कम टू द सरफेस। यानी कि इसी टाइम पर इस पर जो है दो फोर्स लग रहा है, एक तो यहाँ पर जो है ये नीचे की डायरेक्शन में एक इस पर लग रहा होगा जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसको कि वेट भी बोलते हैं, और फिर ऊपर की डायरेक्शन में एक बुओयंट फोर्स लगता है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि ये नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बुओयंट फोर्स ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसलिए ये ऊपर जा रहा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि हम लोग को जो है 50 ग्राम का कोई एक सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद है कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि हम लोग को वाटर का डेंसिटी दे दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब पूछ रहा है कि विल दी सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा या वो जो सब्सटेंस है जो कि 50 ग्राम का है वो उसमें फ्लोट करेगा या सिंक हो जाएगा, यानी डूब जाएगा या तैरेगा, ये हम लोग को बताना है। तो इसके लिए आप लोगों को जो है ये बात याद रखना होगा कि ऑब्जेक्ट्स हैविंग डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड फ्लोट्स और ऑब्जेक्ट्स हैविंग डेंसिटी मोर देन दैट ऑफ लिक्विड सिंक्स। यानी कि अगर कोई भी इस तरह से एक लिक्विड है और इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इसमें चेक करना है कि वो डूबेगा या तैरेगा, तो इसके लिए हम लोग उसका डेंसिटी चेक करते हैं। अगर वो पानी के डेंसिटी से कम होगा तब वो तैरेगा, और अगर पानी के डेंसिटी से ज़्यादा हो जाएगा तब वो डूब जाएगा। तो इसमें हम लोग जो है सबसे पहले डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो अगर डेंसिटी इसका निकालेंगे तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को जो है मास दिया हुआ है 50 ग्राम और बटा में वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम भी हम लोगों को 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो इस तरह से ये 2 से 2 कट गया और ये हम लोग का 2.5 आ जाएगा, यानी कि ये 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि ये ग्राम में था और ये सेंटीमीटर क्यूब में था। तो ये आ गया और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये बटा में है। तो ये हम लोग का आ गया। अब ये हम लोग चेक करें कि वाटर का जो डेंसिटी था वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था और इसका जो डेंसिटी है वो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पर क्यूब होगा तो इस तरह से, यानी कि ये ज़्यादा आया है। अगर यहाँ पर हम लोग देखे थे कि अगर डेंसिटी ज़्यादा होता है तो वो जो है डूब जाता है, यानी कि ये जो सब्सटेंस होगा ये भी इसके अंदर डूब जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंक।
अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि द वॉल्यूम ऑफ ए 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब, विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन द वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ये भी पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम लोग को जो है सबसे पहले ये बताना है कि यहाँ पर एक सील्ड पैकेट है, यानी एक पैकेट है 500 ग्राम का। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 500 ग्राम का पैकेट है, तो ये तैरेगा या डूबेगा ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेंसिटी निकाल लेंगे। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास इसका कितना है 500 ग्राम है, और उसके बाद वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस तरह से ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर ये 5 से 7 बार में कट जाएगा, और ये 5 से 10 बार में, यानी कि ये 10/7 आ जाएगा, जिसको कि अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो ये 1.428 के लगभग में आ जाएगा। तो 1.428 और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो यहाँ निगेटिव का चिन्ह लग जाएगा। तो ये आ गया। तो अब ये चेक करेंगे कि ये इससे ज़्यादा है कि कम है। तो इससे ज़्यादा है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये भी सिंक कर जाएगा। अगर कम रहता तो तैरता, तो ये भी यहाँ पे इसका आंसर सिंक हो जाएगा। फिर इसमें आगे ये भी पूछा है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। अब इसमें ये बोला है कि अगर ये जब इस तरह से डूब जाएगा, तो जब ये नीचे जाएगा तो इसमें क्या होगा कि पानी का लेवल ऊपर आएगा, और पानी जो है वो इस तरह से जो भी बर्तन में पानी रहेगा उससे बाहर निकल जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये नीचे जा रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक पाइप लगा दिया, जिससे पानी जितना भी डिस्प्लेस होना था वो डिस्प्लेस होकर अलग आ गया है। अब हम लोग को ये निकालना है कि ये जो पानी है इसका कितना मास है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को जो है एक बात पता होना चाहिए कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट सिंक्स इट डिस्प्लेसेस ए वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स ऑन वॉल्यूम। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सिंक करता है यानी डूब जाता है, तब उसके द्वारा जो डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम होता है, डिस्प्लेस वाटर ये है, इसका वॉल्यूम जितना भी होता है वो उसका खुद के वॉल्यूम के बराबर होता है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, तो इस तरह से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, तो ये जो है बराबर हो जाएगा उसके। यानी कि इसका हम लोगों को वॉल्यूम शुरू में कितना दिया होता है 350 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके बराबर आ जाएगा। अब लेकिन हम लोगों को जो है निकालना क्या है, मास निकालना है वाटर का, यानी इस डिस्प्लेस्ड वाटर का मास निकालना है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर ये जो सिंबल है ये हम लोगों का डेंसिटी का सिंबल होता है। तो यानी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम इस तरह से लिखते हैं। तो डेंसिटी हम लोगों को पता है कि वाटर का जो कि दिया हुआ था 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इस तरह से 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख दिए बराबर, और मास हम लोगों को निकालना है, और बटा में फिर वॉल्यूम हम लोग अभी देख लिए कि कितना आया था 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब कुछ नहीं करना, इस तरह से मास क्या आ जाएगा, तो इन दोनों को गुना करने पर आ जाएगा, यानी मास हम लोग का इस तरह से आ जाएगा 350 ग्राम। और यही हम लोगों को निकालना था इस क्वेश्चन में, यानी ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर है इसका मास कितना होगा 350 ग्राम। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, तो उसे मैं अलग वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। तो इसी के साथ इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। तो अब मिलेंगे इसके अगले चैप्टर में। जय हिंद।